बहुत साल पहले की बात है। एक गांव में एक नदी थी जिसके किनारे मंजीनाथ नाम का आदमी अपनी बीवी सुल्लू के साथ रहता था। वो दोनों बहुत ही गरीब थे, इसलिए दूसरों के खेत में जाकर काम करके पैसे कमाते थे। एक दिन ऐसे ही वो दोनों काम पर जाने के लिए निकले तो जाते जाते सुल्लू की नजर नदी में पड़ी। नदी के किनारे एक छोटा सा पेड़ था और उसके डाली में कुछ फंसा हुआ था। सुनो जी, वो नदी में क्या बहता हुआ आया है? डाली में अटक गया है शायद। वो उस चीज के पास जाने लगे। जैसे जैसे वो पास जा रहे थे उन्हें एक बदबू आने लगी थी। अरे ये बदबू कहाँ से आ रही है? शायद उसी चीज से आ रही है। लोग भी ना कुछ भी फेंक देते हैं नदी में। दोनों उस चीज के पास चले गए। उस चीज से बहुत बदबू आ रही थी। मंजीनाथ ने उस चीज को बाहर निकाला तो वो दोनों उसे देखकर डर गए, क्योंकि वो और कुछ नहीं, एक सड़ी हुई लाश थी जो नदी में बहती हुई यहां तक आ गई थी। अब हम क्या करें? ये तो लाश है। भगवान, हमें जल्दी से पुलिस को बुलाना चाहिए। थोड़ी ही देर में वहां एक पुलिस इंस्पेक्टर आ गया। उन दोनों ने इंस्पेक्टर को वो लाश दिखाई। इस लाश के बारे में तुमने किसी को बताया तो नहीं? नहीं साहब, किसी को नहीं बताया। बताना भी मत। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। इस नदी से अब रोज लाशें बहती हुई आएंगी। तुम्हें एक काम करना होगा। सुबह से जितनी भी लाशें बहती हुई आएंगी तुम उन्हें बाहर निकालोगे और शाम को मुझे सौंप दोगे। इंस्पेक्टर की बातें सुनकर मंजीनाथ और सुल्लू डर गए। पर साहब, रोज लाशें क्यों आएंगी? वो तुम मत सोचो, बस जितना कहा जाए उतना ही करो, क्योंकि इस काम के तुम्हें पैसे भी मिलेंगे। बोलो, करोगे? पैसों की बात सुनकर मंजीनाथ और सुल्लू सोच में पड़ गए, पर आखिरकार उन्होंने ये काम करने का तय किया। उस दिन से नदी में बहुत सी लाशें बहती हुई आती थी और फिर मंजीनाथ और सुल्लू मिलकर उन्हें बाहर निकालते और इंस्पेक्टर को दे देते। इंस्पेक्टर भी उन्हें दिन के पैसे देकर उन लाशों को ले जाता। नदी में आने वाली लाशें बेहद बदबूदार रहती थी। एक बार मंजीनाथ और सुल्लू एक लाश को नदी से बाहर निकाल रहे थे, तभी उसकी बदबू से सुल्लू को चक्कर आने लगे और वो नीचे गिर गई। मंजीनाथ उसे उठाकर घर में ले गया। तुम यहीं आराम करो, बाकी की लाशें मैं निकालता हूं। सुल्लू को सुलाकर वो बाकी की लाशें निकालने के लिए नदी के पास चला गया। मंजीनाथ जब घर आया तो सुल्लू अब भी सो रही थी। उसने सुल्लू को जगाया। चलो डॉक्टर के पास चलते हैं, तुम्हारी तबीयत बहुत बिगड़ गई है। नहीं, आप यहीं रुकिए, मैं अकेली चली जाऊंगी। अगर और लाशें आई तो कोई तो यहाँ होना चाहिए ना। मैं जाती हूँ। हमारे गांव में डॉक्टर नहीं है, तुम्हें पुल पार करके दूसरे गांव जाना होगा। रास्ता लंबा है। कुछ नहीं होता, मैं चली जाऊंगी। अगले दिन सुल्लू डॉक्टर के पास चली गई और मंजीनाथ नदी पर लाशें इकट्ठा करने लगा। कुछ देर बाद वहां इंस्पेक्टर आ गया। साहब, आज बहुत जल्दी आ गए। हाँ, बस ऐसे ही। कितनी लाशें निकाली? सुबह से 3 निकाली है। अच्छा अच्छा, ठीक है। इतने में इंस्पेक्टर का ध्यान नदी में गया। उसे एक लाश आती हुई दिखी। अरे वो देखो, और एक लाश। जाओ जाओ, निकालो। मंजीनाथ नदी में गया
और उस लाश को घसीटता हुआ बाहर ले आया। उसने उस लाश को पुलिस वाले के सामने रख दिया। लाश से बहुत बदबू आ रही थी। इंस्पेक्टर ने पैर से उस लाश को सीधा किया और चेहरा देखने लगा। मंजीनाथ ने उस लाश का चेहरा देखा तो बुरी तरह से डर गया, क्योंकि वो लाश उसकी बीवी सुल्लू की थी। वो वहीं पर रोने लगा। अरे सुल्लू, यहाँ कैसे आ गई? क्या हुआ इसे साहब, क्या हुआ? तुम्हारी बीवी कहाँ गई थी? साहब, उसकी तबीयत खराब हो गई थी, इसीलिए वो डॉक्टर के पास गई थी, पर पता नहीं है यहाँ कैसे पहुंच गई। इंस्पेक्टर मंजीनाथ पर चिल्लाने लगा। तुमने उसे अकेले क्यों भेजा, और वो भी दूसरे गांव? अरे मुझे क्या पता था कि ऐसा हो जाएगा, लेकिन इसे हुआ क्या है? आपको पता है? मुझे बताइए। इंस्पेक्टर अब उस नदी की असलियत बताने लगा। ये सब इस नदी की वजह से हो रहा है। कुछ दिन पहले गांव में नदी पर जो पुल है, उस पर बहुत भीड़ थी। बहुत से लोग आ जा रहे थे, पर अचानक वो पुल हिलने लगा और बीच में से टूटने लगा। लोगों ने भागना शुरू किया। लगभग सभी लोग पुल से उतर गए, पर एक आदमी का पैर पुल में फंस गया और वो पुल पर ही फंसा रहा। लोगों ने उसे बचाने की बहुत कोशिश की, पर उस पुल पर जाने से सब डरते थे। अचानक उस नदी में एक ऊंची लहर उठी और उस आदमी को वो नदी ले गई। आदमी के नदी में गिर जाने के बाद वो पुल फिर से जुड़ गया। वो आदमी नदी में डूब गया और थोड़ी देर बाद उसका सारा खून नदी में बहने लगा। मतलब ये नदी इंसानों को अपने अंदर खींचती है? हाँ, उस पुल से जाने वाले हर इंसान को ये खींच लेती है। और तुम्हें जो पहली लाश मिली थी, वो उसी आदमी की थी। ये कैसे हो सकता है? उस आदमी के शरीर पर तो कोई चोट के निशान नहीं थे। हाँ तो, पर आपने कहा कि उसका सारा खून नदी में बहने लगा था, जबकि उसका शरीर बिल्कुल ठीक था, बस सड़ चुका था। ये नदी का एक और भयानक सच है। मतलब? अभी दिखाता हूँ। इंस्पेक्टर ने अपने पास रखा हुआ चाकू निकाला और मरी हुई सुल्लू के शरीर में घुसा दिया। अरे ये आपने क्या किया? जैसे ही इंस्पेक्टर ने चाकू घुसाया, सुल्लू के शरीर से खून की बजाय नदी का पानी बहने लगा और धीरे धीरे उसका शरीर सिकुड़ने लगा। सुल्लू को देखकर मंजीनाथ और जोर से रोने लगा। अरे ये सब क्या है इंस्पेक्टर साहब? ये नदी सिर्फ इंसानों को खींचती नहीं, बल्कि उनका सारा खून बाहर निकालकर उसके अंदर अपना पानी भर देती है, जिसके कारण शरीर सड़ जाता है। और इसलिए तुमसे ले जाने के बाद हम इन लाशों में से ऐसे ही पानी निकालते हैं और उन्हें जला देते हैं। इंस्पेक्टर सुल्लू के साथ बाकी की लाशें भी अपने साथ ले गया और उन्हें जला दिया। मंजीनाथ इंस्पेक्टर के कहने पर चुपचाप वो काम करता रहा। अभिमन्यु और रेहान के गायब होने के बाद भी गुफा का रहस्य नहीं खुला। वो और भी कठिन हो गया। जैसे कि हमने देखा था कि रेहान दूसरी दुनिया के दरवाजे के पार जा चुका था। रेहान को किसी बड़े हाथ ने दरवाजे से उठाकर अंदर फेंक दिया और वो हाथ गायब हो गया। रेहान फिर से उस दरवाजे से बाहर जाने के लिए भागा, पर वो दरवाजा गायब हो गया। रेहान उस जगह को ध्यान से देखने लगा। वहां दूर दूर तक बड़े बड़े स्तंभ थे और हर एक स्तंभ पर किसी औरत या आदमी का चित्र बनाया हुआ था। रेहान को उस माहौल में बेचैनी महसूस हो रही थी। अभिमन्यु! दादाजी! अचानक उसे आवाज सुनाई दी। ये सब मर चुके हैं। तुम कौन हो? रेहान डर कर कहने लगा।
मैं गलती से यहाँ आ गया। मुझे यहाँ से बाहर जाना है। ठीक है, जाओ। आवाज के बंद होने के बाद उसे गुफा का मुंह दिखने लगा, जिससे वो और अभिमन्यु अंदर आए थे। वो पूरी जान लगाकर बाहर निकलने के लिए भागा। रेहान बहुत देर तक भागता रहा और थक कर रुक गया। पास में दिखने वाला रास्ता दूर दूर जा रहा था। रेहान फिर से उठ खड़ा हुआ और भागने लगा, पर उसका कुछ भी फायदा नहीं हो रहा था, क्योंकि गुफा का मुंह अब भी उतनी ही दूरी पर था। रेहान फिर से थक कर रुक गया और गुफा का मुंह गायब हो गया। बहुत सालों बाद कोई जिंदा इंसान हमारी दुनिया में आया है और हम उसे कैसे जाने दे सकते हैं? उसके बाद बहुत से लोगों की हंसने की आवाजें रेहान को सुनाई देने लगी। अचानक रेहान को एक बगल में अभिमन्यु दिखने लगा और दूसरी तरफ उसके दादाजी। अभिमन्यु, दादाजी, आप दोनों तो मर चुके हो ना? हाँ, लेकिन एक जिंदा आदमी इन दोनों को फिर से जीवित करके अपनी बाहरी दुनिया में वापस ला सकता है। कैसे? एक गेम खेलकर। कैसा गेम? बहुत आसान है, अपने सामने देखो। याकायाक रेहान और उन दोनों के बीच की जमीन के टुकड़े होने लगे और एक विशिष्ट स्थिति में आकर रुक गए। ये सब क्या है? अपने ऊपर देखो। रेहान ने ऊपर देखा तो वहां एक कमान पर कई सारे तीर चढ़े हुए थे, जो उसकी तरफ निशाना लगाए थे। अगर तुमने कोई गलत टुकड़े पर कदम रखा तो एक एक तीर तुम्हारे आर पार हो जाएगा, और उन दोनों के ऊपर भी एक एक तलवार है। अगर तुम इन्हें वक्त पर अपनी तरफ नहीं ले जा पाए तो वो भी गायब हो जाएंगे। रेहान बहुत डर गया, पर यह खेल खेलने के अलावा उसके पास और कोई रास्ता नहीं था। पर रेहान को समझ नहीं आ रहा था कि पहले किसे बचाए। वो बहुत भावुक था, इसलिए वो पहले उसके दादाजी को बचाने निकला। पर पहले टुकड़े पर पैर रखते ही वो टुकड़ा नीचे गिर गया और रेहान बगल वाले टुकड़े से जा लटका। वो डर गया। उसे ऊपर से किसी चीज की आवाज आने लगी, इसीलिए उसने ऊपर देखा तो एक तीर कमान में खिंचा जा चुका था और रेहान की पलक झपकते ही वो तीर सीधे आकर उसकी पीठ में घुस गया। वो दर्द के मारे जोर जोर से चीखने लगा। रेहान को बहुत दर्द हो रहा था, पर वो उठकर खड़ा हो गया और आगे बढ़ने लगा। रेहान भागते और कूदते हुए एक टुकड़े से दूसरे टुकड़े पर जाने लगा। जैसे ही वो गलत टुकड़े पर पैर रखता, एक तीर आकर उसके शरीर में घुस जाता। दादाजी तक पहुंचते पहुंचते उसे 4 तीर लग गए और आखिरकार वो वहां दादाजी के पास पहुंच गया। दादाजी का शरीर हवा में खड़ा था। रेहान दादाजी को जगाने की कोशिश करने लगा। दादाजी, दादाजी, मेरी तरफ देखिए, मैं रेहान। अचानक दादाजी का शरीर गायब होने लगा। रेहान और भी डर गया, क्योंकि उसे इसकी बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। दादाजी के गायब होने के बाद वो अभिमन्यु की तरफ दौड़ा। फिर से उसे उन तीरों का सामना करना पड़ा। उसका पूरा शरीर खून से लाल हो गया और उसे चलने में तकलीफ होने लगी। रेहान अभिमन्यु के पास पहुंचते ही वो भी गायब हो गया। रेहान ने देखा कि दादाजी और अभिमन्यु अब और भी दूर दिख रहे थे और जमीन के टुकड़े फिर से उस पर आने लगे थे। रेहान दर्द के मारे बेहाल हो गया था। ये सब क्या हो रहा है? तुम्हें अब तक समझ नहीं आया? ये तुम्हारी दुनिया नहीं, हमारी दुनिया है, मायावी दुनिया। बहुत लोगों की एक साथ हंसने की आवाजें आने लगी
पूरी जगह पर अंधेरा हो गया और रेहान के आसपास की जगह बार बार बदलने लगी। पहली बार उसे आसपास गांव दिखाई दिया और अचानक वो जगह बदलकर उसे गुफा दिखने लगी और उसमें रेहान ने खुद को और अभिमन्यु को देखा। रेहान को चक्कर आने लगे और उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। एकदम से उसके पूरे शरीर से सारे तीर वापस ऊपर खींच गए और उस झटके से रेहान की मौत हो गई। इतने सालों बाद भी वो गुफा वहां कैसे आई या किसने बनाई, इसका रहस्य अभी तक नहीं खुल पाया है। रामगढ़ गांव की एक प्रचलित कथा है। दोपहर के 12 बजे से लेकर आधी रात के 12 बजने तक गांव के बीचों बीच बने एक गुफा से अजीबोगरीब आवाजें आती है। इन आवाजों में इतना दर्द होता है कि सुनने मात्र से दिल की धड़कन तेज हो जाए। इस गुफा के पास से गुजरने वाले हर शख्स को उसका नाम गुफा के अंदर गूंजता सुनाई देता है। ऐसे में इस गुफा का रहस्य जानना बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। साल 2013 की बात है, जब दो पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स अभिमन्यु और रेहांत को इस गुफा का रहस्य जानने के लिए बुलाया जाता है। साहब, इस गुफा का सच होगा बहुत खतरनाक। हम तो आपसे अभी भी कह रहे हैं कि अंदर जाने की जिद छोड़ दो। अरे गोपाल जी, हमारी तो ये ड्यूटी है। हमारा डिपार्टमेंट हमें जो टास्क देता है उसे तो पूरा करना ही है। अच्छा साहब, तो ठीक है। उम्मीद है आप जल्द लौटेंगे। शाम के करीब 5 बजे एकदम गुप्त तरीके से दोनों पैरानॉर्मल स्पेशलिस्ट्स उस भूतिया गुफा के अंदर दाखिल हुए। पिछले 37 सालों से इस गुफा के अंदर से भयानक आवाजें और खतरनाक हरकतें हुई जा रही हैं। एक तो ये गुफा गांव के बीचों बीच आई है, तो ऐसे में गांव के लोगों को इस गुफा के खौफ को खत्म करना ही होगा। और ये तभी खत्म होगा जब अंदर से ये खौफनाक आवाजें और खतरनाक आकर्षण खत्म होगा। अभिमन्यु और रेहांत के अंदर दाखिल होते ही गुफा में उनके नाम के गुस्सैल आवाज गूंजने लगे। चला जा यहां से, मरेंगे दोनों। तुम लोग इस दर्द की दुनिया से बाहर निकल जाओ। अभिमन्यु और रेहांत, मौत की तारीख आज रात 12 बजे। यार अभिमन्यु, ये गुफा कितनी अजीब है। आज तक ऐसा कोई केस हैंडल नहीं किया जहां बेजुबान गुफा धमकी देती हो। दोस्त, भूतिया जगह हमेशा अजीब और खतरनाक ही होती है। बस अब सोचना कम कर और टॉर्च की मदद से पिक्चर्स कलेक्ट कर। रेहांत उस गुफा में टॉर्च के सहारे आगे बढ़ने लगता है और साथ ही साथ गुफा के हर तरफ की तस्वीरें खींचने लगता है। रेहांत को तभी बड़े बड़े कदमों की आवाज सुनाई पड़ती है। यह आवाज उसके ठीक बगल से आ रही थी। वो उस कदमों की आवाज का पीछा करते करते गुफा के आखिरी छोर पर पहुंच जाता है। अब वो गुफा के अंत में पहुंच चुका था। उसे गुफा के अंत में एक दरवाजा दिखाई देता है। उस दरवाजे पर लिखा था, दूसरी दुनिया का दरवाजा। रेहांत मन ही मन में ये सोच रहा था कि कहीं ये दरवाजा दूसरी दुनिया का तो नहीं। तभी उसे उस दरवाजे के पार से एक आवाज सुनाई देती है। रीहू बेटा, मैं तुम्हारा दादा, मेरे पास आ जाओ बेटा। बाप रे, ये कैसा दरवाजा है? ये तो मेरे दादाजी की आवाज है। रेहांत को उस दरवाजे के पीछे से उसके दादाजी की आवाज सुनाई दे रही थी। वो सुनकर रेहांत खुश
और इमोशनल दोनों था। इसी इमोशन में वो एक गलती करने जा रहा था। उसने दरवाजा खोलने के लिए हाथ आगे बढ़ाया कि तभी पीछे से अभिमन्यु की एक तेज चीख पूरी गुफा में गूंजने लगी। बचाओ, बचाओ मुझे! अभिमन्यु की चीख सुनकर रिहांत भागता हुआ पीछे गया। इतने सब में तो वो अभिमन्यु को लगभग भूल ही चुका था। रिहांत अभिमन्यु के पास पहुंचा। वो बिल्कुल नॉर्मल खड़ा था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। अभिमन्यु, ये कैसा गंदा मजाक है? तुम अभी चीखे क्यों? अभिमन्यु हल्का मुस्कुराता चुपचाप खड़ा रहा। इसके बाद रिहांत अभिमन्यु को अपने साथ उस दरवाजे के पीछे चलने का इशारा देता है। दोनों उस गुफा के आखिरी छोर पर यानी कि उस दरवाजे तक पहुंच चुके थे, जहां से दूसरी दुनिया का रास्ता शुरू होता है। अभिमन्यु, यार ये देखो, पता है मैंने अभी तुरंत कुछ देर पहले अपने दादाजी की आवाज इस दरवाजे के पीछे से सुनी। मुझे लगता है इसके पीछे मरे हुए लोगों की दुनिया है। तो दरवाजा खोलकर देख लो ना, यूं ही ख्वाबों में पुल क्यों बांध रहे हो? सही कहा, मैं दरवाजा खोलता हूं। रिहांत दरवाजा खोलने ही वाला था कि तभी उसकी नजर अभिमन्यु के शरीर पर पड़ती है। यार, जब तुम इस गुफा में आए थे तब तुमने सफेद शर्ट और ब्लू जीन्स पहनी थी। अभी तुमने काली स्लीव्स और लाल लोअर पहना है। भाई, आखिर तुमने कपड़े कब बदले? तभी अभिमन्यु के दांत बाहर आने लगते हैं। उसका कद बड़ा होने लगता है। उसके हाथ के नाखून बढ़ने लगते हैं और वो अब पूरी तरह से एक डेविल बन चुका था। वो डरावनी हंसी के साथ एक भारी आवाज में कहता है, तेरे अभिमन्यु को तो मैंने 10 मिनट पहले ही इस दरवाजे के पार भेज दिया, जब तूने उसकी चीख सुनी थी। तू तो बस एक जरिया था, क्योंकि शिकार हमेशा इस दरवाजे के पास लाकर ही होता है। मतलब तुमने अभिमन्यु को मार डाला? कोई शक है तुझे? तो जा इस दरवाजे के उस तरफ, तुझे तेरा दोस्त वहीं मिलेगा। जिस दुनिया से तू आया है वहां मरने के पहले लोग रहते हैं। अब तू जिस दुनिया में जाएगा वहां मरने के बाद लोग रहते हैं। दर्द की दुनिया में तेरा स्वागत है। इसके बाद रिहांत भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन सामने वो राक्षस खड़ा था। अब एकमात्र रास्ता वो दरवाजा था। उसने सोचा कि ये दरवाजा इस गुफा के बाहर जाने का रास्ता होगा। रिहांत ने सोचा कि कहीं वो इस दरवाजे से बाहर भाग न जाए, इसलिए वो डेविल उसे डरा रहा है। रिहांत खुद की जान बचाने के लिए बिना देरी किए दरवाजा खोल देता है। उसे दरवाजे के बाहर एकदम अंधेरा दिखाई देता है। उस दरवाजे के अंदर से रोने और चिल्लाने की आवाजें आने लगती है। बिल्कुल वैसी ही आवाजें जैसे मौत के वक्त परिवार के लोग रोते हैं। रिहांत इससे पहले दरवाजे को बंद करता, एक लंबा सा हाथ उस दरवाजे के बाहर से आया और रिहांत को उस दूसरी दुनिया की तरफ खींच लिया। इससे रिहांत की एक तेज चीख निकल गई और वो डेविल भी जोरों से हंसने लगा। उस गुफा का रहस्य आज तक कोई भी जान नहीं सका है। आज तक कई लोगों ने गुफा के अंदर जाकर उसके रहस्य को जानने की कोशिश की है। जिन्होंने उस दूसरी दुनिया के दरवाजे को खोला, वो हमेशा के लिए उसी में समा गए। जो जिंदा बच गए, उन्होंने या तो आत्महत्या कर ली
या तो वो पागल हो गए। उस गुफा का रहस्य आज भी अनजान है। आज 45 साल बाद भी इसका रहस्य कोई नहीं जान सका है।